हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट कि हम नेशनल इनकम को किन किन तरीकों से मेजर कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने कवर आउट किए थे वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट की नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन से जो है वो कंसेप्ट्स यूज़ करते हैं। और ये हमने कुछ जो है वो एग्रीगेट्स किए थे, डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। आज हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की, कैसे हमने जो है नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में नाम बात करें और जनरल अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है? कोई सामान, कोई कुछ भी, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो चाहे वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान। इनकम क्या होती है? जो हमें पैसा रिसीव होता है कुछ काम करने के बदले में, और एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम खर्चा करते हैं। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में तीनों मेथड्स को यूज करके कैसे अपनी जो है वो नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में वो कवर आउट करेंगे। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम जो है वो नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज मींस जो बिजनेस हाउसेज जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने एक ईयर में उस कंट्री को डोमेस्टिक टेरिटरी में मींस विद इन द कंट्री उन्होंने कितनी जो है वो प्रोडक्शन की है या कितनी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है कंट्री को, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मेथड। या इसको अगर सिंपल भाषा में हम समझें तो इसका मतलब है कि अगर एक कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसने 50 जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस किए। इट मीन्स ये इसकी प्रोडक्ट होगी। और ये इसने प्रोड्यूस कहाँ पे किए हैं? ये इसने प्रोड्यूस किए हैं इंडिया में रहकर। और कितने चेन में, मतलब अगर कितने टाइम में उन्होंने किए हैं, तो ये उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं 1 ईयर में। ये 1 ईयर कौन सा है? ये अकाउंटिंग ईयर है हमारा। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से टू 31 मार्च, इस दौरान उन्होंने जो है ये 50 यूनिट्स कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं। नेशनल इनकम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, एक साल में विद इन द जियोग्राफिकल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ये क्या करी है, कितनी इसने प्रोडक्शन की है, मींस कितना इसने कंट्रीब्यूट किया है हमारी कंट्री को। इस कंपनी ने, ये ए कंपनी ने हमारी कंट्री को कितना कंट्रीब्यूट किया है? 50 यूनिट्स। और यही अगर हम बात करें बी कंपनी की, तो उसने मान लीजिए प्रोड्यूस किए हैं 100 यूनिट्स। तो इट मींस इस कंपनी ने कितनी कंट्रीब्यूशन दी है कंट्री को विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, वो उसने दी है 100 यूनिट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड भी वही कह रहा है कि दैट मेथड जो मेजर कर रहा है नेशनल इनकम कैसे, हम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज की, ए प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज थी और बी, इन दोनों की जब हम जो है वो कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि कितनी बन रही है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मेथड। इट मीन्स इंडिया की मान लो नेशनल इनकम होगी 150, क्योंकि यहाँ पे ए ने दो हमारे पास प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, सिर्फ दो, एक कर रहा है 50, दूसरा कर रहा है कंट्रीब्यूट 100। टोटल नेशनल इनकम 150। ये एग्जाम्पल है, इतना ये रियल फिगर्स जो है वो नहीं है। ये मेथड प्रोडक्ट मेथड वो होता है। प्रोडक्ट मेथड को हम जो है वो वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं, और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। नेट आउटपुट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखिए, ये जो यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की, ये क्या, ये फाइनल आउटपुट है जो उसने फर्दर सेल आउट करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इन प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को फर्दर उन्होंने जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मींस नेचुरल रिसोर्सेज से वो गुड्स बना रहा है। जैसे एग्रीकल्चर, क्रॉप्स जो हैं वो ज़मीन में उगती हैं, सॉइल से, नेचुरल रिसोर्सेज से उगती हैं। एलिड एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, नेचुरल रिसोर्स से हम जो है वो कर रहे हैं यूज़। माइनिंग हो गया। इसमें फर्दर भी हम कह सकते हैं कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। इसमें वो आ गया लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, माइंस। लैंड एग्रीकल्चर के लिए, वाटर फिशिंग के लिए, माइंस माइनिंग के लिए। ये था प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर मेन आता है। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि एक कमोडिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरी कमोडिटी में।
अब जैसे हम एग्जांपल ले लें, कॉटन जो है वो थ्रेड में कन्वर्ट हो गया, या कॉटन से जो है वो क्लोथ्स बने, फर्दर थ्रेड से बने। इट मीन्स ये क्या हुआ, एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर, ये नेक्स्ट ट्रांसफर। सो यहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वन टाइप ऑफ कमोडिटी जो है वो दूसरी टाइप ऑफ कमोडिटी में ट्रांसफर हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, इसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, जैसे क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर केन, मीन्स सेकेंडरी सेक्टर में जो हम जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से जो मटेरियल फिनिश गुड्स बना होता है या उनका जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम यूज़ करके सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। थर्ड आता है टर्शरी सेक्टर मींस सर्विस सेक्टर, यहाँ पे हमने जो है वो सर्विसेज देनी है। अब कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी जो है वो सर्विसेज के अंदर आएगा टर्शरी सेक्टर। अब पहले हमने जो है क्लासीफाई कर लिया कि हमें यहाँ पे चाहिए था कि प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस कौन कौन सी होती है, हमने जो है क्लासीफाई कर लिया। अब सेकंड है कि हमने ये जो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं कौन कौन से आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हैं उन्हें भी जो है वो क्लासीफाई कर लेना। ये हम मेन क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स वो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करनी है जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। एक होती है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स और ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। कैपिटल गुड्स मींस जो मशीन्स की हम जो है वो कर रहे हैं प्रोडक्शन और वो मशीन्स आगे फर्दर कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्पफुल होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं कैपिटल गुड्स को, लाइक मशीन, प्लांट। प्रोडक्शन बाय गवर्नमेंट, जहाँ जो वो प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट करवा रही है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब जो आउटपुट हमने क्लासीफाई किया उसकी अब वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए दो मेथड्स हैं, फाइनल आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, जो फिजिकल आउटपुट आया ना हर प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज को उसको मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई। मान लीजिए यहाँ पे 50 यूनिट्स ए ने प्रोड्यूस की थी ना, यहाँ पे ए ने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी और बी ने की थी 100 और इनका मार्केट प्राइस है 5 दोनों का। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया, 500 और 250। जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये टोटल हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई 750। सो यही वैल्यू ऑफ आउटपुट उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम ऑफ फिजिकल आउटपुट जो हर एक एंटरप्राइज प्रोड्यूस करेगी इनटू मार्केट प्राइस। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो उन फाइनल गुड्स को बनाया है उसके लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ होगा, रॉ मटेरियल होगा। सो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जितना प्राइस एंटरप्राइज ने पे आउट किया उनको खरीदने के लिए उसकी मदद से। अब हमने जो है वो टोटल यहाँ पे हमने जो है वो 50 और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। इन 50 और 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मान लीजिए इनको खर्चा पड़ गया 1000 और इसको पड़ा 1200। सो ये क्या है हमारी, ये है हमारी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हम फाइंड आउट करते हैं कि जितना उस इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विस को खरीदने के लिए एक एंटरप्राइज को खर्चा पड़ा उसे हम कहेंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। थर्ड आता है हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन। इसके रूल्स तो सेम है भाई, डेप्रिसिएशन की जो हमने पहले किए थे कि अगर ग्रॉस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये पूरा कंसेप्ट जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जनरल बता सकते हैं कि अगर ग्रॉस होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगी, अगर नेट होगा तो उसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड होगी। और अगर जब हमने ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, अगर नेट से ग्रॉस में आना तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे हम। सो फॉलोइंग आगे हमारे पास नीचे आ गए ये जो हमने पीछे किए थे ना टाइप्स ऑफ आउटपुट, इनकी जो है उन्होंने फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, मिल्क, बटर, टेलीविज़न, ये कंज्यूमर ने फाइनल प्रोडक्ट है कंज्यूमर के पास ही जाएगा। कंजम्पशन गुड्स को आगे उन्होंने नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल में किया। नॉन ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड है कि वो गुड्स कितने चेर तक चलेंगे, खराब जल्दी तो नहीं हो जाएंगे, तो उनके लिए जो हम नॉन ड्यूरेबल वर्ड यूज़ करते हैं जैसे मिल्क, बटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो एटलीस्ट 4-5 साल चल जाते हैं जैसे टेलीविज़न, कार्स। नेक्स्ट आ गया वैल्यू ऑफ सर्विसेज, मीन्स जो सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू, और जो इलीगल प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम इसमें जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में कौन कौन से आगे जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं या फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कोई प्लांट खरीदा है,
गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, कौन कहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, वो रोड्स बना रही है एक तरह की, वो भी तो प्रोडक्शन है। कैनाल्स बना रही है, ब्रिज बना रही है, एजुकेशन दे रही है, जस्टिस कर रही है। सो ये सारे पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट इनमें ना, इस वाले मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में, एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डबल काउंटिंग जो है वो कई बार देखने को मिलती है। यहाँ पे एक उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, हम वहां से समझेंगे तो हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक फार्मर है, उसने क्या किया कि 1 टन ऑफ वीट प्रोड्यूस की और 400 रुपीज की मार्केट में बेच दी। अब जो उसने सेल की उसे 400 रुपीज मिल गए। इफ ही डज नॉट हैव टू इंकर एनी एक्सपेंडिचर, 400 विल बिकम इट्स कंट्रीब्यूशन। अगर उसने अब कोई और खर्चा नहीं करना तो इट मीन्स उसने जो खर्चा पहले किया था वीट को उगाने के लिए, उसके लिए उसको 400 रुपीज मिल गए। नेक्स्ट आया हमारे पास कि अब ये वीट जो फ्लोर मिल ने खरीदी थी ना, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट था, और उसने इस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया, आटे में कन्वर्ट किया, और 600 रुपीज का जो है वो बेचा बेकर को। अब बेकर ने क्या किया, इसको मैन्युफैक्चर किया ब्रेड में, और शॉपकीपर को बेच दिया 800 में। और वही शॉपकीपर ने उस ब्रेड को बेचा कंज्यूमर को 900 में। अगर हम नेशनल इनकम काउंट करने बैठे तो हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। डबल काउंटिंग मीन्स जो एक बार हमने प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट कर लिया तो और दोबारा उसको हम कर रहे हैं, लाइक 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 900, 2700। ये जो है डबल काउंटिंग की वजह से हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 400 सॉरी यहाँ पे जो 600 हमने काउंट किया, उसमें से जो 400 रुपया था वो तो पहले ऑलरेडी मार्केट में उसको मिल चुका, काउंट कर लिया हमने, तो इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये काउंट होने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा 600 हो गया। सो इट मीन्स अगर हम देखें, जनरल बात करें, तो यहाँ 400 रुपीज़ में और कितनी एडिशन हुई है, 400 से वो सामान 600 का हो गया, इट मीन्स 200 रुपये एडिशन हुई है, सिर्फ 200 ऐड करेंगे। उसके बाद वो 800 का हो गया, इट मीन्स 200 और एडिशन हुई है, और 900 का हो गया 800 से, इट मीन्स 100 रुपीज़ और एडिशन हुई है। सो 400 प्लस 200, 600 प्लस 200, 800 प्लस 1, एंड दैट इज 900। और ये हमारी नेशनल इनकम रियलिटी में आनी थी, नेशनल प्रोडक्ट आना था, जो 900 की बजाय आया 2700, और ये 2700 हमारा डबल काउंटिंग है। ये नेक्स्ट पैरा जितना भी दिया है उसमें सभी में जो है आपको यही बात बताई है जो मैंने आपको यहाँ से सिंपल प्लस में बताई है। और अगर एग्जाम में आप सिंपल लिखोगे that instead of this, if we add in 400, the only addition value above the 400, that is from 400 and 600, the difference is of 200. If we add only 400 in and 200 and then 200 and then 100, then we get the 900 value, which is equal to this formula, which states that value of final output is equals to value of output minus value of intermediate goods. So, ये फॉर्मूला लिखकर ये 1800 कहाँ से है, इतनी कंफ्यूजन से अच्छा हम यहाँ से सिंपल जो है वो कर लें। सो इतना क्योंकि आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको तीनों जो है वो इकट्ठे वो पूछेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जो है एक टेक्निक होती है प्रोडक्ट मेथड की, एक हम कह सकते हैं कि टेक्निक है जिससे हम नेशनल इनकम मेयर करते हैं। और ये हम अकॉर्डिंग टू उन्होंने कहा है कि इस टेक्निक के क्या होता है कि जो नेशनल इनकम वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितनी भी वैल्यू ऐड की है ना उसका सम टोटल बाय डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ अ कंट्री इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे यही वाली एग्जांपल बिल्कुल सेम यहाँ पे इन्होंने एक और नई एग्जांपल दी है, लेकिन आप बिल्कुल सेम एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखोगे और पर यहाँ पे एडिशन आपको जो है वो चेंज करनी होगी, या आप जो है वो दोनों एडिशन से अगर शो करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन ये इसका भी वही मतलब है कि जितनी भी वैल्यू ऐड की है, यहाँ पे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस अलग अलग थे ना, फ्लोर मिल आया, नेक्स्ट फ्लोर मिल के बाद उन्होंने जो है एक बेकर आया, बेकर की अपनी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, शॉपकीपर आया, इट मीन्स ये तीन अलग अलग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थी कंट्री की। प्रोडक्शन के प्रोसेस में ही इन्होंने जितनी वैल्यू ऐड की उसका हमने जो है वो सम टोटल लेना, और फिर हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, और कितनी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है, तो फिर हमारे पास नेट आ जाएगा जितनी भी तीनों सेक्टर्स है ना जो इकोनॉमी के, उन्होंने जितनी भी प्रोड्यूस की है। तो टेबल 4 उन्होंने अलग से एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम सेम एग्जाम्पल को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है कि कितनी एडिशन वैल्यू ऐड हुई है। नेक्स्ट थर्ड मेथड आता है हमारा इनकम मेथड।
इनकम मेथड मींस वो मेथड जिसमें हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं कि कितनी हमें जो है वो पेमेंट की है हमने वेजेस के फॉर्म में, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में, प्राइमरी फैक्टर्स को दैट इज लेबर, लैंड, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितनी हमने पेमेंट की है। जितनी हमने पेमेंट की है इट मीन्स उतनी ही उनकी इनकम है। सो ये इस मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं। इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नेशनल इनकम को? सबसे पहले हम जो है प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को क्लासीफाई करेंगे कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। फिर उसके बाद हम फैक्टर इनकम को क्लासीफाई करेंगे कि फैक्टर इनकम को उन्होंने फर्दर जो है डिफाइड किया हुआ है कि वो हम कंपनसेशन पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को या क्या कर रहे हैं, मींस वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, या उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पे आउट कर रहे हैं, पेंशन पे आउट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस मींस कि हम जो है उन्हें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में आती है। लेकिन जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता। इसमें रेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। इस प्रॉफिट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और सेविंग्स ऑफ एंटरप्राइजेस। मिक्स्ड इनकम वो इनकम आ गई जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस की इनकम होती है कि जैसे ऑनर्स की इनकम जो होगी, अगर हम कह लें कि वो इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स वो बंदा जो आगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेबर के फॉर्म में वो दे रहा है कैपिटल एंटरप्रेन्योर की शिप में। सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम नेक्स्ट आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स वो इनकम जो हम पे आउट करते हैं एनआर जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं हमारी कंट्री में, और वो इनकम जो हमारे जो नॉन रेजिडेंट्स बाहर वाली कंट्रीज में गए और उन्हें रिसीव हो रही है, इन दोनों का डिफरेंस होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स जो जिन्हें हम एनआरआईज कहते हैं, जो उनको पैसा रिसीव हो रहा है, और जो लोग बाहर से नॉन रेजिडेंट्स है हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं उनको हम पेमेंट कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम कैसे हम निकालते हैं? नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस नेशनल इनकम कैसे हम निकालेंगे? नेट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ इसका एक और मेथड है, हम क्या करेंगे कि ग्रॉस नेशनल इनकम में इज इक्वल्स टू नेट नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। ये भी इसका जो है वो फॉर्मूला होता है। इन तीनों की वजह से हम जो है वो अपनी इन तीनों से की हेल्प से हम जो है अपना फैक्टर इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं। सो लास्ट में ये उन्होंने लिख दिया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू नेट नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। थर्ड मेथड आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड कि हमने कितना खर्चा किया। इसे बहुत सारे नाम से हम कह सकते हैं। इस मेथड में हम देखते हैं कि फाइनल खर्चा हमने कितना किया। जीडीपी एट एमपी मींस जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितना खर्चा किया, उसके मदद से हमें पता चलता है कि एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कि हमारी इनकम नेशनल इनकम कितनी है, कहाँ पे स्टैंड कर रही है। और ये जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के इक्वल होता है। सो यहाँ पे फर्दर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कौन कौन से स्टेप्स है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये जो खर्चा है वो कौन कौन से लोग कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर कर रहा है। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कैसे करेगा कि वो कोई गुड्स खरीदेगा, जैसे उसने खाने पीने की चीज़ें खरीदनी है, कपड़े खरीदनी है। प्रोड्यूसर सेक्टर खर्चा करता है सामान को प्रोड्यूस करने में, लाइक लैंड के ऊपर, लेबर के ऊपर। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत तरह के खर्चे करता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी का है जो खर्चे कर रहा है। नेक्स्ट उन्होंने फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई किया है कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो फर्दर डिवाइड होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वो खर्चा जो प्राइवेट वाले करेंगे और गवर्नमेंट वाले करेंगे। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की जो किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा किया। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कोई प्लांट खरीद लिया, कोई यहाँ पे इन्वेस्ट किया। चेंज इन स्टॉक भी है, उन्होंने कहा हमें कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना फिजिकल चेंज आया ना वॉल्यूम के हमारे स्टॉक्स के, उसको हम मार्केट प्राइस जो स्टॉक है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स मींस जो एक्सपोर्ट किया और जो इंपोर्ट किया इन दोनों को माइनस करेंगे हम। सो यहाँ पे फाइनल एक्सपेंडिचर्स को उन्होंने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हम कौन कौन से देखते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी सेल हुई है ड्यूरेबल गुड्स की, सेमी ड्यूरेबल गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स जो 5-6 साल चले हैं, सेमी ड्यूरेबल जो 1-2 साल, और जो नॉन ड्यूरेबल है वो 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते कह सकते हो आप। ये सर्विसेज सारी वो कंज्यूमर हाउस होल्ड्स को देती हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स को जो हाउस होल्ड के सेक्टर में आ रहे हैं
यहाँ पे हम इन सभी चीज़ों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं रिटेल प्राइसेस के साथ, और हमारी जो है ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें पता लग जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट कितना खर्चा करी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी सेल्स की है ना गवर्नमेंट ने एंटरप्राइजेस के द्वारा, उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे रिटेल प्राइस के साथ, और उसमें ऐड कर देंगे जितना भी कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है, कि जितनी उतनी सैलरीज दी है, कोई पेंशन दिया, उन सभी को ऐड करके, प्लस जितना भी उन्होंने अब्रॉड से खरीदा सामान उस सबको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अब खुद के कंजम्पशन के लिए भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फार्मर्स का अगर छोटा सा लैंड है तो खुद के खाने पीने के लिए भी तो वो कई बार करते हैं। सो उस चीज़ को हम कहेंगे प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी हमारी फाइनल कंजम्पशन में ही आएगी। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन की वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइसेस जो मार्केट में प्रिवेल हो रहे हैं, कि अगर यही सामान मार्केट में जाता तो कितने का होना था। नेक्स्ट आगे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, की कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ। इसे हम कमोडिटी फ्लो अप्रोच के थ्रू भी कर लेंगे कि कितना पैसा उन्होंने पे आउट किया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इट मीन्स वो एक्सपेंडिचर आएगा। नेक्स्ट है फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, की मशीनरी के ऊपर कितना खर्चा, कितनी सेल्स हुई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिटेल प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, प्लस उस अब हम क्या करेंगे कि जितनी मशीनरी और इक्विपमेंट उस प्रोड्यूस हुई है ना करंट ईयर में प्रोडक्शन में लगी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस सभी के प्राइजेस के साथ जो परचेजर्स को ने पे किए हैं। दोनों ही मेथड से हमें सेम टोटल मिलेगा। फर्स्ट वाला चाहे सेल्स को रिटेल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे मशीनरी को जितने प्राइस पे परचेजर्स ने पे आउट किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन चेंज इन स्टॉक। अगर स्टॉक्स चेंज हो गए तो जितना हमने मार्केट प्राइस है स्टॉक का, हमारे स्टॉक का, उसको हम चेंज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेट एक्सपोर्ट्स है कि जितनी मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से हमें जीडीपी जो है वो एट अ मार्केट प्राइस मिल जाएगी। सो नेक्स्ट ये था हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर। ये सारे फॉर्मूलेज आप इनको छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे आप ये जो है ये दो लास्ट वाले दो ज़रूर लर्न कर सकते हैं, एक ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, और एक आप जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला कर सकते हो। 1 2 3 4 एंड 5 कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, बहुत कंटेंट अवेलेबल होता है। उन्होंने कहा है कि नेशनल प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया, नेशनल इनकम पढ़ ली, नेशनल एक्सपेंडिचर पढ़ लिया। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर नेशनल इनकम किसके बराबर है, नेशनल प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट किसके बराबर है, नेशनल एक्सपेंडिचर के बराबर है। कि अगर इनकम जो है 10 रुपये हो रही है तो इट मीन्स प्रोडक्ट भी 10 ही बन रहे हैं, और खर्चा भी उन 10 प्रोडक्ट के ऊपर ही हो रहा है। सो नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने दिया है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम नेशनल इनकम भी कहेंगे, इज इक्वल्स टू नेशनल एक्सपेंडिचर माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। सो ये एक नीचे ना उन्होंने टेबल दिया हुआ है, ज़रूर रीड कीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा प्रोडक्ट मेथड में हम क्या क्या कर रहे हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे हैं, प्लस जितनी भी प्राइमरी सेक्टर में फैक्टर कॉस्ट है नेट वैल्यू ऐड हुई है, नेट वैल्यू जो सेकेंडरी सेक्टर में ऐड हुई है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, नेट वैल्यू जो फैक्टर कॉस्ट पे ऐड हुई है टर्शियरी सेक्टर में, मीन्स तीनों सेक्टर्स की ये वैल्यू जितनी ऐड हुई है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर वो है, और ये आ जाएगा हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज नेशनल इनकम। सो इनकम मेथड में भी हम वही करेंगे, और हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में भी अगर हम इनको यूज़ करेंगे और यहाँ से आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। तो ये वही फॉर्मूले हैं जिनको समाप्त किया जो हमने पीछे पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ़िकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, की नेशनल इनकम को मेजर करते समय हमारे पास कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। दो तरह की होती हैं, कंसेप्चुअल एक प्रैक्टिकल। कंसेप्चुअल मीन्स कि कई बार क्या होता है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में हमें कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता कि ये गुड एज अ, क्योंकि कई बार होता है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया पेपर की, अगर तो वो पेपर स्टेशनरी में यूज़ हो रहा है, स्टेशनरी आइटम है, और किसी ऑफिस में यूज़ हो रहा है तो वो फाइनल गुड है। लेकिन अगर वो पेपर बुक बनाने के लिए यूज़ हो रहा है तो इट मीन्स वो उसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत डिफिकल्ट होता है करना डिफरेंस कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइसेस, की कई बार प्राइसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं जब हम नेशनल इनकम करते हैं। सो ये इनकन्सिस्टेंट प्राइसेस हैं, सो नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सर्विसेज विदाउट रिवॉर्ड, कई सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर इनकम रिसीव नहीं होती, जैसे मदर्स हैं, अगर वो अपने बच्चे को पढ़ा रही हैं तो उसको कोई फीस थोड़ी पे आउट होगी, जैसे लेक्चरर को होती है कॉलेजेस में।
सेम वे में कुछ सर्विसेज होती हैं जो बिना किसी इनकम के, बिना किसी रिवॉर्ड के काम करती हैं, सो उनकी नेशनल इनकम फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। डबल काउंटिंग का कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं कि अगर इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के साथ रिलेटेड है कि जितनी वैल्यू ऐड हुई उतनी करनी है। अगर वो पहले 20 की चीज़ थी अब 40 की हो गई है, तो सिर्फ हमने 20 में और 20 ऐड करने हैं, 20 में पूरे के पूरे 40 ऐड नहीं करने। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो डबल बार हम काउंटिंग करेंगे और नेशनल इनकम हमारी गलत आएगी। इनकम ऑफ फॉरेन कंपनीज, अब जो फॉरेन कंपनीज की इनकम होती है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम कैसे इनकम काउंट करें, क्योंकि वो इनकम जो है पार्ट ऑफ देयर इनकम जो है उनकी खुद के होम कंट्री में भी जाएगा और बाकी का सारा जो है वो हमारी कंट्री में रहेगा जैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे उनको कितनी इनकम हुई, कितना हमारे में रह रहा है, कितना वो अपने कंट्री में भेज रहे हैं, ये सर्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में मीन्स कई बार बार्टर सिस्टम है तो आप नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करोगे। सो अनरिलायबल स्टैटिस्टिक्स है, कई बार जो स्टैट्स का डेटा होता है वही फॉल्स होता है। प्रोड्यूसर्स जो है अपनी कभी भी अपनी जो इनकम है उन्हें कितना इनकम हो रही है, कितनी प्रॉफिट हो रही है, करेक्ट नहीं बताते, इनएक्यूरेसी आती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन, या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है, अगर कोई ड्रॉट आ गया, फेमिन आ गया, तो एग्रीकल्चरल लेबर्स जो अर्बन एरियाज में आ जाते हैं कुछ जॉब्स करने। सो उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को कोई क्लासीफाई नहीं किया जाता, क्योंकि डिफिकल्ट है कि उन्होंने कितना एग्रीकल्चर में अर्न किया और कितना अर्बन एरिया में आकर अर्न किया। सो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अब खुद के लिए वो प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ पे उसने मतलब इसको टोटल फाइनल आउटपुट नहीं ना हम मानेंगे। सो यहाँ पे करेक्ट जो मेजरमेंट है नेशनल इनकम की कैसी होगी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और इसी के साथ डिफिकल्टीज के साथ हमारा ये जो नेशनल इनकम का चैप्टर था वो 2 पार्ट्स की वीडियोस में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेक्शन डी का, और ये एग्जाम में ज़रूर आपको इस चैप्टर का 2 ही मेन क्वेश्चंस बनते हैं, एक एग्रीगेट्स वाला और एक मेथड्स वाला। सो प्लीज़ इस चैप्टर को मत छोड़ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।